Good morning and welcome back once again all dear students of third year, first year and IT first year। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हो प्रॉब्लम नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम नंबर सेकंड और प्रॉब्लम नंबर थर्ड जो कि आपका असाइनमेंट वाला प्रॉब्लम था और उसके अंदर मैंने कुछ गलतियां की थी और आप लोगों को एक टास्क दिया था कि सही गलतियां अगर आप लोग ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आप लोगों को गारंटेड आपके इंटरनल के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि नियर अबाउट 300 स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वो गलतियां आइडेंटिफाई की है। कई सारे स्टूडेंट्स ने तो स्क्रीनशॉट भेजा है कि ये देखो सर, हम लोगों ने ये सम सॉल्व किया है, इसके अंदर आपने यहाँ पे प्रॉफिट गलत कैलकुलेट किया है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व कैलकुलेट गलत किया है। तो ऐसे सभी आंसर्स मतलब लगभग सभी स्टूडेंट्स ने दिए है वहां पे। तो ये जस्ट क्रॉस चेकिंग था कि यहाँ से जो प्रॉब्लम यहाँ पे अपलोड हो रहे वहां तक आप लोगों के पास आ रहे या नहीं आ रहे, कि आप लोग सीरियसली वहां पे पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो। तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हो, आप आपके नोटबुक में सम सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पे जो मोड अप्लाई किया गया है यहाँ से भी समझ में आ रहा है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है जहाँ पे आप लोगों ने गलतियां एग्जैक्टली आइडेंटिफाई की है। देखो, जब तक गलती आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, मतलब आपका रास्ता सही नहीं। जब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सर ने यहाँ पे गलत लिखा है तो डेफिनेटली आप लोगों का मतलब जो भी प्रोसेस है वो एकदम सही जा रहा है। तो चलिए अभी प्रॉब्लम नंबर 4 जो आज का हमारा होगा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। शायद यहाँ पे कुछ गलतियां हो सकती है या ना हो सकती है, ये आप लोगों को देखना है, आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो जैसे ही प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाएगा, शायद इसके अंदर क्या गलती है आप लोग अगर आइडेंटिफाई, शायद होगी भी ना भी होगी, ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को मतलब पता चलेगा डेफिनेटली कि ये बराबर प्रॉब्लम है, इसके अंदर कुछ गलती नहीं है। तो इस तरह से अकाउंटेंसी के अंदर आप लोगों को ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि एक गलत अमाउंट लिखी ना, एक जीरो रह गया, एक गलत अमाउंट लिख गई, एक पोस्टिंग गलत हो गई तो पूरे प्रॉब्लम को वायरस लगेगा, पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम नंबर थर्ड था उस प्रॉब्लम के ऊपर से आप लोगों को समझ में आया कि एक गलती आगे चलकर पूरा प्रॉब्लम खराब कर देती है। तो ये ऐसे ही आप लोग एनालिसिस करोगे तो आप लोगों की एग्जामिनेशंस के अंदर गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। चलिए, कौन सी बैंक है आज? तो आज की बैंक है एक्सिस बैंक लिमिटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द एक्सिस बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। इसमें कुछ खास है क्या? नहीं, सभी कुछ बातें रेगुलर है जैसे हमारी डेली होती है। तो एक्सिस बैंक का अकाउंट बनाना है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस एक्ट 1949 के हिसाब से बनाना है। तो आप लोगों के सामने ये रहा ट्रायल बैलेंस। उसके अंदर टेलीफोन चार्जेस अभी हम लोग लिखते जाएंगे वन बाय वन। चलो मुझे बोलो, टेलीफोन चार्जेस किस शेड्यूल के अंदर आएंगे? शेड्यूल नंबर 16। टेलीफोन चार्जेस शेड्यूल नंबर 16। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कहां पे आएगा? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट शेड्यूल नंबर 13। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो बैंक को इंटरेस्ट मिला है, बैंक को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो ये कहां पे चला जाएगा? शेड्यूल नंबर 13। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कहां पे चला जाएगा? शेड्यूल नंबर 15, क्योंकि ये बैंक को देना पड़ेगा। जो भी बैंक करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट के ऊपर बैंक अगर इंटरेस्ट देती है तो बैंक के लिए हमेशा क्या होगा? बैंक के लिए एक्सपेंडिचर होगा, बैंक के लिए क्या होगा? ये खर्चा होगा। तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 15। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, तो ये कहां पे चला जाएगा? ये बैंक को मिला है, तो ये शेड्यूल नंबर 13। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट शेड्यूल नंबर 13। देन चलो आगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, देखो फिर से आ गया, फिक्स्ड, करंट या सेविंग, तो ये कहां पे? शेड्यूल नंबर 15। उसके बाद एक्सचेंज, एक्सचेंज ट्रांसफर जैसा ही है, तो एक्सचेंज तो बैंक के लिए क्या होगा? ये अदर इनकम, तो कहां पे चला जाएगा? शेड्यूल नंबर 14। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 90,000 रुपीज दिए उन्होंने, तो ये कहां पे चला जाएगा? पोस्टेज, तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 16। जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस कहां पे चले जाएंगे? ये भी चले जाएंगे शेड्यूल नंबर 16। बराबर है ना? जनरल एक्सपेंसेस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही आएगा, तो जनरल एक्सपेंसेस चले जाएंगे शेड्यूल नंबर 16। चलो आगे पढ़ो अभी। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो कहां चला जाएगा? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो एडवर्टाइजमेंट बैंक के लिए होगा खर्चा, तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 16। ओके।
लीगल चार्जेस, लॉ चार्जेस, कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो ये भी खर्चा चला जाएगा शेड्यूल नंबर 16। ओके, उसके बाद लॉकर्स रेंट, तो ये बैंक के लिए क्या हो गया, अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 14। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज क्या होती है बैंक के लिए, बैंक के लिए सैलरीज क्या होगी, खर्चा होगी, तो ये कहां पे चली जाएगी, शेड्यूल नंबर 16। डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इसका दूसरा नाम इंटरेस्ट रिसीव्ड ही है, तो ये भी कहां चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 13 के अंदर ही चला जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 15। उसके बाद हम लोगों ने कमीशन एंड ब्रोकरेज, एक कंटिन्यू नाम होता है एक्सचेंज, कमीशन, ब्रोकरेज, तो एक्सचेंज, ट्रांसफर, ये सभी बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए ये अदर इनकम है, तो ये चले जाएंगे शेड्यूल नंबर 14। रेंट एंड टैक्सेस, कहां पे चला जाएगा, ये रेंट एंड टैक्सेस, बैंक को देना है, बैंक का खर्चा हो गया, तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 16। अगर बैंक को मिलता है तो समझो वहां पे उन्होंने दिया रेंट रिसीव्ड, तो क्या चला जाएगा, ये मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 14 के अंदर चला जाएगा। ओके, रिपेयर चार्जेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ऐसे खर्चे कहां पे होंगे, शेड्यूल नंबर 16। ओके, तो नेक्स्ट है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस ये भी खर्चा है, शेड्यूल नंबर 16। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 16। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो यहाँ पे गोल्ड दिया है, अभी गोल्ड कहां पे आएगा मुझे बोलो। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और गोल्ड कहां से रिलेटेड है, गोल्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड है। जब हम लोग बैलेंस शीट के प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तब गोल्ड चला जाएगा शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट के अंदर। आपकी गलती हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए डेलिबरेटली एग्जामिनेशंस के अंदर जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ना, तब आप लोगों को बैलेंस शीट के एक दो नाम दिए जाते हैं, बराबर है, ताकि आप लोग मिस्टेक करो। लेकिन आप लोगों ने वो शेड्यूल स्टार्टिंग वाले वीडियो अगर केयरफुली देखे होंगे तो आप लोग गलती नहीं करोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि ये गोल्ड तो क्या है, बैलेंस शीट वाला पार्ट है, और हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को गलती नहीं करना है, आप लोगों को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो गोल्ड चला जाएगा शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट के अंदर, और हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये प्रॉब्लम के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये हम लोग करेंगे डिलीट, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस कहां पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 14। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, विथ होगा तो कहां पे 13, और फ्रॉम होगा तो कहां पे 15। चलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तो ये कहां पे 14। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तो ये कहां पे चला जाएगा, 14 में से आप लोगों को क्या करना है, मगर 14 में से आप लोगों को लेस करना है। ओके, 14 में से आप लोगों को क्या करना है, ये लेस करना है। चलो, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, तो ये कहां पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 14, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, शेड्यूल नंबर 14। और ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट सबसे आखिरी में, ये कहां पे चला जाएगा, आप लोगों को फॉर्मेट में लिखना है, बराबर है ना, आप लोगों को ये क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेट में लिखना है, बाकी कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो ये थे हमारे ट्रायल बैलेंस वाली आज की लिस्ट। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से टेलीफोन, इंटरेस्ट, ये सभी हम लोगों ने नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही जब आप लोगों का प्रॉब्लम आप लोग नोटबुक के अंदर लिखोगे ना, तो सबसे पहले आप लोग एग्जैक्टली नंबर आइडेंटिफाई करो, ताकि आप लोगों की गलतियां कम से कम हो जाए। बाद में आप लोग क्रॉस चेक करो कि आपने जो नंबर लिखे वो नंबर इस हिसाब से बराबर है या ना है। तो जो जहां पे प्रॉब्लम आएगी, जिस नाम के वहां पे प्रॉब्लम आएगी, तो वो नाम आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को लगेगा कि ये तो मतलब हर दिन आ रहा है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। अमाउंट के अंदर चेंजेस होंगे, नाम मैक्सिमम प्लस एक दो होंगे, तो ऐसे ही करके प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस के अंदर बनाया जाएगा। तो ये थे सभी हमारे ट्रायल बैलेंस के लिस्ट और नाम्स जो हम लोगों को अभी प्रॉब्लम कैलकुलेट करते वक्त लेने। अभी इसके बाद जाएंगे हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ। तो देखो यहाँ पे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, चलो बोलो मुझे इफेक्ट क्या आएगा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का। ये तो होगा लेस, लेकिन कहां से, ये तो होगा लेस, लेकिन कहां से, फ्रॉम 13, लेस फ्रॉम 13। ओके, तो ये हो गया लेस, शेड्यूल नंबर 13 में से हम लोगों को ये क्या करना है, माइनस करना है। और उसके बाद
बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अभी आज टैक्सेशन कैसे दिया है उन्होंने, कैलकुलेट करके दिया है, तो ये कहां पे चला जाएगा, प्रोविजन के वहां पे चला जाएगा, बराबर है। और ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या तो परसेंटेज में आता है या तो रुपीज में आता है। रुपीज में आ गया तो आप लोगों को कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रुपीज दिया है तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ जाके रुपीज कॉलम प्रोविजन के वहां पे लिखोगे। और परसेंटेज दिया उन्होंने तो स्टार्टिंग वाले दो प्रॉब्लम आप लोग देखो, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करना होता है और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर उन्होंने जो परसेंटेज दिया होता है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए ये थे ये बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट कहां पे चली जाएगी, प्रोविजंस के अंदर। और ये रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड हम लोग शेड्यूल नंबर 13 में से माइनस करेंगे। तो ये पूरा प्रॉब्लम हम लोग पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चल गया है कि इस प्रॉब्लम के अंदर वैसे कुछ मतलब खास नहीं है, हम लोग ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे खुद का कॉन्फिडेंस आने के बाद हम लोग जाएंगे अभी सॉल्यूशन की तरफ। अभी देखो सॉल्यूशन के अंदर ये तो फिक्स है, एक्सिस बैंक का नाम, फॉर्म बी, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अभी ये कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि यहाँ पे सम गलत हो गई है, कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस गलत हो गए, ये देखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लेकिन कैलकुलेशन गलत होता है। तो कैलकुलेशन गलत हो गया तो फिर खत्म, आगे जाके कुछ बराबर आने वाला ही नहीं। तो एग्जामिनेशन के अंदर भी 2 बार 3 बार क्रॉस चेक करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए कि बाबा ये मेरा बराबर है। तो 2-3 बार आप लोग अगर चेक करोगे ना तो अब आप लोग श्योर हो जाओगे कि वही टोटल है। तो सब यहाँ पे ध्यान रखोगे कि ये टोटल जो होगा ना आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर बार बार चेक करोगे। इसके ऊपर हम लोग आखिरी में आएंगे, अभी हम लोग जाएंगे शेड्यूल्स की तरफ। चलो अभी शेड्यूल नंबर 13, आप लोगों का शेड्यूल नंबर 13 का टाइटल इंटरेस्ट अर्नड। देखो वहां पे जब पूरे नाम लिखे थे ना 13 वाले 13, तो इकट्ठा बना के हम लोगों ने शेड्यूल नंबर 13 के ग्रुप में ट्रांसफर करवा दिए। तो वही है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई। तो ये चारों का टोटल बना के उसमें से हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट है, बराबर है ना, ये क्या है, ये एडजस्टमेंट है। तो ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने क्या की, वहां से माइनस की है, बराबर है। तो ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने क्या की, माइनस की है। कहां से, शेड्यूल नंबर 13 में से 1,50,000। और ये प्लस माइनस करने के बाद टोटल कितना आया, 27 लाख रुपीज। तो ये एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद टोटल कितना आया है यहाँ पे, 27 लाख रुपीज। ओके, तो ये ऐसे ही कैलकुलेशन आप लोग करके फाइनल इसका सम निकालोगे। तो ये कैलकुलेटर पे आप लोग देखो कि एग्जैक्टली टोटल बराबर है या ना है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि टोटल गलत होती है बहुत बार। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि शेड्यूल नंबर 13 में जो 13 वाली लिस्ट है वो ऐड करना है, एडजस्टमेंट रिबेट वाली माइनस करना है और टोटल की तरफ ध्यान रखना है। तो ये था 13। अभी हम लोग जाएंगे शेड्यूल नंबर 14, अदर इनकम। देखो यहाँ पे अदर इनकम, एक्सचेंज आया है क्या, आया है। लॉकर्स रेंट आया है, बराबर है, ये तो 14 वाली बात है। कमीशन ब्रोकरेज आया है, एग्जैक्टली आया है। ट्रांसफर फीस वो भी आया है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट 4 लाख, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स 5 लाख। तो ये सब लिखने के बाद आखिरी में हम लोगों ने क्या किया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। जब प्रॉफिट होगा तो वो प्लस होगा और लॉस होगा तो वो क्या होगा, वो माइनस होगा। तो ये सब प्लस माइनस कैलकुलेशंस करने के बाद फाइनल 14 का टोटल कितना बना, 18,70,000। तो ये यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि टोटल बराबर है या ना है। तो आप लोग घर में कैलकुलेटर देख लेकर चेक करो ये सर ने टोटल बराबर किया है ना किया है। तो एक्सचेंज, लॉकर रेंट, कमीशंस, ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और इन सभी में से माइनस लॉस। तो अल्टीमेटली टोटल कितना आएगा, 18,70,000। तो ये था 14, 13 हो गया, 14 हो गया। अभी हम लोग बातचीत करेंगे शेड्यूल नंबर 15। सबसे सिंपल, आपका फेवरेट, एकदम आसान शेड्यूल्स। इसके अंदर नाम क्या आएंगे, या तो करंट अकाउंट, या तो सेविंग अकाउंट, या तो फिक्स्ड डिपॉजिट, या तो फ्रॉम आरबीआई। बस ये 4 नाम ये एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम आते हैं। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, चाहे यूनिवर्सिटी के हो या चाहे ऑटोनॉमस के हो, तो आप लोगों को दिखेगा ये सबसे सिंपल गारंटेड मार्क्स देने वाला शेड्यूल है। तो ये 3 नाम यहाँ पर आ गए और टोटल सम अल्टीमेटली बन गया 9,20,000 रुपीज। तो ये अल्टीमेटली टोटल कितना है, 9,20,000 रुपीज। तो ये था शेड्यूल नंबर 15। अभी आ गया सबसे आखिरी वाला, सबसे सिंपल जो शेड्यूल्स था, शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर हम लोगों ने कैलकुलेशन क्या किया है, टेलीफोन चार्जेस,
जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, लीगल चार्जेस, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर चार्जेस, डायरेक्टर की फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम। तो सभी खर्चे जो बैंक चलाने के लिए डे टू डे लगते हैं वो सभी खर्चे कहां पे आएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। तो मैक्सिमम हर दिन मैं आप लोगों को बोलते जा रहा हूं कि जो भी ट्रायल बैलेंस 20-22 नामों की दी जाएगी, तो आउट ऑफ दैट ये जो 20-22 नाम होते हैं ना, उसमें से 10-12 नाम तो आपके शेड्यूल नंबर 16 से ही रिलेटेड होते हैं। तो ये तो कुछ नया नहीं है, हर दिन आने वाला एक खर्चा है और आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर कर इसके मार्क्स गारंटेड आप लोग ले सकते हो। तो ये फाइनली टोटल कितना बनेगा? देखो 12,05,000, 12,05,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया? 12,05,000। तो ये चार शेड्यूल 13, 14, 15, 16 खत्म होने के बाद अभी हमारा आखिरी वाला जो पार्ट बचता है वो है प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी। जो दो एडजस्टमेंट होती है ना, वो एडजस्टमेंट यहाँ पे आएगी। एक तो बैड डेब्ट्स वाला आज 80,000 है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उन्होंने परसेंटेज में दिया है क्या? नहीं, उन्होंने अमाउंट कैलकुलेट करके दिए 30,000 रुपए। तो 80 + 30 1,10,000। जब वो परसेंटेज में देंगे 40, 30, 50 या कुछ भी परसेंटेज हो, तब हम लोगों को वर्किंग नोट बनाना है। ये एक सवाल पूछा था स्टूडेंट्स ने कि सर आज आपने टैक्सेशन का कैलकुलेशन क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है टैक्स, तो हम लोग क्यों कैलकुलेशन करेंगे? जब उन्होंने कुछ हमें उन्होंने मतलब बोला है कि डायरेक्टली टैक्स इतना ले लो, तो डायरेक्टली जब वो कैलकुलेट करके देते तो हम लोग क्या करेंगे? ये डायरेक्टली ये शेड्यूल नंबर प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी के अंदर लिखेंगे और परसेंटेज दिया तो हम लोग सीधा वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ये था सबसे आखिरी वाला प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। बस ये चार शेड्यूल और प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज अगर एक बार बराबर आ गया तो सिर्फ 5 मिनट का काम बाकी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल वाले जो कॉलम होंगे सिर्फ, तो वो वहां से उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे हमारे फॉर्मेट के अंदर। तो देखो आज इनकम 13 के सामने 13 की टोटल 27 लाख रुपीज। चलो हम लोग चेक करते हैं 27 लाख है क्या वहां पे। देखो शेड्यूल नंबर 13 की टोटल 27 लाख। 14 भी देख लो, 18,70,000 आ गई है क्या ऊपर? देखो 18,70,000। 27 लाख प्लस 18,70,000 ये दोनों का टोटल आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो फाइनली कितना आएगा? 45,70,000। तो इनकम की टोटल, आज मैंने इसको एक टाइटल दिया है टोटल ए, बराबर है, ताकि आप आगे आप लोगों को ये समझ में आए। तो टोटल ए कितना आ गया? 45,70,000। उसके बाद शेड्यूल नंबर 15 की टोटल देखो 9,20,000। चलो एक बार चेक करते हैं 9,20,000 है क्या टोटल। ये देखो शेड्यूल नंबर 15 की टोटल 9,20,000। 16 की देख लो 12,05,000। 16 की टोटल यहाँ पे लिखी है कि हम लोगों ने 12,05,000, ये भी बराबर लिखी है। और प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज आप लोगों को वहां पे टोटल पता है 1,10,000 रुपीज। तो प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज की टोटल 1,10,000। ये तीनों का टोटल कितना बनेगा? 22,35,000। 22,35,000 और इसको नाम क्या दिया है मैंने? टोटल बी। एक बार ये हो गया ना इनकम और एक्सपेंडिचर की टोटल बराबर, तो आप लोगों का 50% प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है और रिमेनिंग जो 50% बचा होता है वो आप लोग विद इन 2-3 मिनट्स में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से बस दिमाग लगाना है। बस ये देखो अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ए माइनस बी, ए यानी कि इनकम और बी यानी कि एक्सपेंडिचर। ए माइनस बी 45,70,000 माइनस 22,35,000 आप लोग करोगे ना तो अमाउंट बचेगी 23,35,000। 23,35,000। तो ये था ए इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद करंट ईयर का प्रॉफिट। ओके, और ये लास्ट ईयर का कहां पे दिया है? ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे आखिरी में 2 लाख रुपीज। ये देखो यहां पे दिया है सबसे आखिरी में फॉर्मेट के अंदर 2 लाख रुपीज। सिर्फ वहां से कॉपी किया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? वो पेस्ट किया। तो ये दोनों का टोटल 25,35,000 बनेगा। 25,35,000। तो ये सिंपल है, लास्ट ईयर का दिया गया तो लास्ट ईयर का ले लो और नहीं दिया गया तो वहां पे क्या आएगा? नील आएगा। और ए माइनस बी तो समझ में आया है आप लोगों को। ओके, अभी हम लोग जाएंगे एप्रोप्रिएशन। अभी यहां से सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल जो आएगी ना 25,35,000, एक कॉपी पेस्ट करवाना है एप्रोप्रिएशन के वहां पे आखिरी में। देखो 25,35,000, 25,35,000। थर्ड की जो टोटल आएगी ना वो एज इट इज फोर्थ में लेना है। और ये टोटल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अभी कैलकुलेशन करेंगे 20% का। और ये एक सवाल था, ये 20% कहां से आता है? ये तो बाय रूल है। आप लोगों को ये मतलब जो फॉर्मेट है इसके अंदर आप लोगों के सभी के सम
बराबर आ जाए, कोई बुक्स में 25 है तो कई बुक्स में 20% हो, तो आप सभी लोगों का आंसर बराबर आए, सॉल्यूशन बराबर आए, इसलिए 20% आप लोगों को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है सभी प्रॉब्लम्स के अंदर। ओके, तो 20% बाय रूल है, तो 20% लेकर आप लोगों को याद रखना है कि सिर्फ करंट ईयर प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करना है, लास्ट ईयर का इंक्लूड नहीं होगा। तो ये करंट ईयर मतलब ऑन कितना, 23,35,000 के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 23,35,000 के ऊपर अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 4,67,000। चलो एक बार देखते हैं कैलकुलेटर के ऊपर बराबर आता है क्या है, 23,35,000 इंटू 20%, तो एग्जैक्टली बराबर है 4,67,000। ओके, अभी उसके बाद ऑर्डर नहीं है, डिविडेंड नहीं है, अभी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। तो ये कैसे आएगा, आप लोगों को 25,35,000 में से माइनस करने हैं 4,65,000। चलो हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं एक बार, 25,35,000। ओके, तो ये बराबर आएगा वहां पे 20,68,000। तो मतलब ऐसे आप लोगों का अप्रोप्रिएशन का कैलकुलेशन होना चाहिए। फिर से एक बार, आप लोगों ने करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकाला, A माइनस बी, लास्ट ईयर का कहां से लिया, ट्रायल बैलेंस। अप्रोप्रिएशन के अंदर हम लोगों को 20% कहां से आएगा, ये बाय रूल है, और ये किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, ओनली करंट ईयर प्रॉफिट। ओके, ये ओनली करंट ईयर प्रॉफिट, ब्रैकेट के अंदर लिख कर देता हूं आप लोगों को, ओनली करंट ईयर प्रॉफिट, ओनली करंट ईयर प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेशन करना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो इसको रेड अंडरलाइन करते हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए, ओनली करंट ईयर प्रॉफिट, ऑर्डर नहीं है, प्रपोज्ड नहीं है, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, ये टोटल में से आप लोगों को ये माइनस करोगे ना आप लोग रिजर्व, तो ये बैलेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों का बचेगा। तो ये था आप लोगों का सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 4 का। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 आप लोगों को और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और लगेगा कि मुझे आ रहा है और कैलकुलेशन मैं कर सकता हूं, मैं भी पूरी तरह से स्टार्ट टू एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। देखो एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट किया ना आप लोगों ने, तो आप लोगों को स्टार्ट टू एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मतलब बीच में प्रॉब्लम छोड़ना नहीं है। और कुछ भी आया ना दिमाग के अंदर कि ये यहां से मुझे नहीं आ रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली क्वेरी पूछो, मैं वहां से आप लोगों के लिए और वीडियो सिंपल बनाऊंगा। वहां से आप लोग और बोलो कि सर ये स्टेप से आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और हम लोग कुछ उसके अंदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऐड करेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर एकदम परफेक्टली वो फिट हो जाए और लगे कि सर मैं एग्जामिनेशंस के अंदर सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि अल्टीमेट मोटो क्या है, एमसीक्यू एग्जामिनेशन हो गई तो भी आप लोगों को पूरे मार्क्स मिले, और डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन हो गई तो भी आप लोगों को पूरे मार्क्स मिले। तो मार्क अल्टीमेटली मिलने चाहिए बस, चाहे मोड कौन सा भी हो, चाहे क्लासरूम के अंदर आप लोग हो या ना हो, चाहे घर में हो, मोड यहाँ मतलब ये नहीं होगा, मायने नहीं रखता यहाँ पे कि बाबा यहाँ भी क्लास नहीं है। तो आप लोगों का स्कोरिंग कम नहीं होना चाहिए, स्कोरिंग एज इट इज मेंटेन रहना चाहिए। तो देखो ये प्रॉब्लम देखने के बाद समझो कुछ डाउट्स आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो, या कोई भी मतलब समझ में नहीं आया तो आप लोग बोल सकते हो कि सर ये फिर से एक बार आप लोग एक्सप्लेन करो, तो फिर से एक बार हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलो आप लोग एज रेगुलरली पढ़ाई करोगे। अगले वीडियो के लिए अभी एक प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग बैलेंस शीट के प्रॉब्लम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तब तक आप लोग वीडियो देखोगे और कुछ डाउट्स होगा तो पूछोगे। एंड ये वीडियो देखने के बाद अगर एक आप लोगों को लगा कि ये आ सकता है तो फिर डेफिनेटली बैलेंस शीट की तरफ हम लोग नेक्स्ट वीक में मूव करेंगे, या बैलेंस शीट के प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।